Good morning, plus 2 class. How are you all? I am fine. I am Ankush Kataria, your political science teacher, with a new topic, Gair Congresswad. But before starting the topic, let me tell you what did we discuss in our previous topic. In our previous topic, I told you about how did Indira Gandhi come into the power and how did she tackle all these problems. Either the problem was related to monsoon, मतलब इंदिरा गांधी किस तरह से सत्ता में आई और उन्होंने उनके सामने जो चुनौतियां थी ना केवल उन चुनौतियों को दूर किया, बट देश में चल रही चाहे तो वो आर्थिक संकट की समस्या थी, चाहे वो देश में मानसून के असफल होने की समस्या थी, या देश में सैनिक खर्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया गया था, बेरोजगारी की समस्या, चाहे रुपए का अवमूल्यन किया गया, ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए देखते हैं किस तरह से इंदिरा गांधी ने इसको टैकल किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जो विरोधी थे उन्होंने किस तरह से गैर कांग्रेसवाद को बढ़ावा दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कांग्रेसिज्म और गैर कांग्रेसवाद। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गैर कांग्रेसवाद में कहते हैं विपक्षी दल, यानी कि यहाँ अब आप इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से विपक्षी दल जो थे वो क्या सोच लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी क्या थी। कहते हैं विपक्षी दल जन अगुवाई कर रहे थे। जन अगुवाई का मतलब है कि जनता को सरकार की विरोधी कह सकते हो कि सरकार के खिलाफ भड़काना या सरकार की आलोचना करना था। उनके साथ सारी की सारी जो विपक्षी दल थे यानी कि जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी वो उनके साथ मिलकर चले थे। विरोधी पार्टियों ने महसूस किया, यानी कि विरोधी पार्टी ये मानते थे कि उनके वोट बढ़ जाने की वजह से ही कांग्रेस सत्तासीन है। यानी कि कांग्रेस की जीत के पीछे मूल मंत्र क्या था, विरोधी या गैर कांग्रेसी पार्टियां जो थी वो मान रहे थे कि उनकी पार्टी के वोट जो है वो आपस में बढ़ जाती है जिससे कि कांग्रेस को फायदा हो जाता है। और इसलिए उन्होंने एक मन बनाया कि क्यों ना अगर सारी पार्टियां मिल जाए, सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए तो हम कांग्रेस को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो अलग अलग जो भी विचारधारा वाली पार्टियां थी, यानी कि जो पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं में से चल रही थी, वो जो दल थे वो एक हो गए। यानी कि अब उन्होंने एक होने का मन बना लिया था और सब जो थे वो एक ही छतरी के नीचे आ गए थे। अब इसमें समाजवादी दल के जो नेता थे मिस्टर राम मनोहर लोहिया, मतलब ये समाजवादी दल के नेता थे राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। जैसा कि हमारा टॉपिक है गैर कांग्रेसवाद, तो इसी राम मनोहर लोहिया जी ने जब ये सारी पार्टियां सारे दल इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन, और उनका ये मानना था कि ये और जनता को जब वो एड्रेस करते थे, जनता को जब वो बीत जाते थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है, यानी कि वो डेमोक्रेसी से कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं चला रही है और वो गरीबों के खिलाफ है। मतलब अपने भाषणों में राम मनोहर लोहिया जो कि समाजवादी दल के नेता थे वो सिर्फ यही बात कह रहे थे। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एकजुट होना जरूरी है। इसीलिए वो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि सभी गैर कांग्रेसी जो दल है वो अगर इकट्ठे हो जाए तो बड़ी आसानी से कांग्रेस को हराया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी एक बार जब हम देखते हैं। हालांकि यहाँ कांग्रेस ने जो है वो लोकसभा में अपनी शान तो बचा ली, लेकिन यहाँ वाकई में ही कांग्रेस को जो था वो गैर कांग्रेसवाद की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा धक्का लगा। तो देखिए क्या है, कहता है चुनाव का जनादेश। आपको मालूम है कि 67 में जो था वो देश का चौथा इलेक्शन हुआ था। इस चुनाव में बहुत ज्यादा उठापटक हुई। उठापटक का मतलब है कि इस चुनाव के अंदर जो थे वो सब पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस की हार के लिए जो थी वो काम कर रही थी। कहते हैं प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को गहरा धक्का लगा, यानी कि प्रांतीय स्तर पर। हालांकि लोकसभा की तो सांस जो थी वो इंदिरा गांधी ने बचा ली थी, यानी कि लोकसभा में तो कांग्रेस को जो था वो जीत मिल गई थी। लेकिन जैसे जैसे प्रांतों के इलेक्शन हुए तो वहां पर जो बागडोर जो थी वो कांग्रेस के हाथ से निकलनी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिज्ञों ने तो इसे राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी थी। अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1967 का वो क्या टाइम था जिसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। कांग्रेसी सीटों का जो अनुपात था वो उसमें काफी कमी आ गई थी, यानी कि कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी उसमें बहुत ज्यादा कमी आई थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री, यानी कि इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल था, लोकसभा की बात करें तो इंदिरा गांधी के जो आधे मंत्रिमंडल के जो आधे मंत्री थे वो लगभग हार चुके थे। और उन हारने वालों में से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो भी हार गए थे। कहां से बात करते हैं, तमिलनाडु से कामराज। आप कामराज को जानते हैं जिन्होंने कांग्रेस में एक अहम भूमिका निभाई है, जो कि तमिलनाडु से लड़े, वो वहां से हार गए। महाराष्ट्र के एस
पाटिल, एस के पाटिल, सॉरी, महाराष्ट्र से जो थे वो एस के पाटिल जो थे वो हार गए थे। महाराष्ट्र के का मतलब है कि महाराष्ट्र से, हम यहाँ महाराष्ट्र से लिख देते हैं, के लिखा हुआ है, महाराष्ट्र से एस के पाटिल जो थे वो भी इलेक्शन हार गए थे। पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष जो थे कांग्रेस के दिग्गज नेता वो हार चुके थे। और बिहार के बी सहाय ये भी जो थे वो कांग्रेस जो थे वो इलेक्शन में जो हार चुके थे। यानी कि हम कांग्रेस के लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे मंत्री थे जो कि कांग्रेस के बड़े पुराने बड़े दिग्गज मंत्री थे जो हार चुके थे, अपनी अपनी सीटों से हार चुके थे। नो डाउट कांग्रेस ने, मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे, कांग्रेस ने 1967 का इलेक्शन तो जीत लिया था, लेकिन उसके मंत्री बहुत ज्यादा हार गए थे। किसी तरह से कांग्रेस सत्ता में वापस तो आ गई थी, लेकिन जो वोट की रेशो थी, यानी कि जो जिस अनुपात में कांग्रेस को वोट मिले थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे और सीटें उसी अनुपात में कम हो गई थी। यहाँ बता रहे हैं कि उसके बाद जब प्रांतीय इलेक्शन हुए तो लगभग 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 2 राज्य ऐसे थे जिसमें दल बदल की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। कौन कौन से वो राज्य थे जहां पर हम आप लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो राज्य थे जहां कांग्रेस जो थी वो सरकार नहीं बनाई पाई थी। उसके अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब आ जाता है, पंजाब के बाद हरियाणा आ जाता है। ऐसे टोटल 9 स्टेट्स थे जिसके अंदर जो थी वो कांग्रेस के हाथ से सत्ता जो थी, पावर जो थी वो कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ओडिशा जिसको आप लोग बोलते हैं, और केरला, बिहार जिसको आप केरला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका और था मद्रास। मद्रास जो उस समय प्रोविंसेस था जिसकी आप बात करते हैं कि मद्रास प्रांत जो था उस समय तमिलनाडु, मद्रास प्रोविंसेस था, ये मद्रास प्रोविंस आज का तमिलनाडु, जो आज में जिसको हम तमिलनाडु बोलते हैं, आज का इसको लिख लीजिए, मतलब आज के तमिलनाडु जो मद्रास था उस समय के उस इलेक्शन में जो थे वो यहाँ इन 9 राज्यों के अंदर जो थे वो टोटल कांग्रेस के हाथ से जो थी सत्ता जो थी वो चली गई थी। अगर हम बात करें तो अकेले मद्रास प्रांत एक ऐसा प्रांत था, यानी कि उस समय का तमिलनाडु या मद्रास प्रांत एक ऐसा प्रांत था जहां एक सिंगल पार्टी ने जो थी वो अपनी सरकार बनाई थी। पहली बार किसी सिंगल पार्टी ने किसी राज्य में अपने दम पर जो थी वो सरकार बनाई थी, वो थी द्रविड़ मुनेत्र काशगम पार्टी। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग मद्रास प्रांत की बात कर रहे हैं, तो मद्रास प्रांत में द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने जो है वो अपनी सरकार बनाई थी। और ये सरकार बनाने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के ऊपर हिंदी भाषा को लेकर जो है वो उनके ऊपर थोपने जा रही थी। तो इस बात का उन्होंने खासा विरोध किया था। इस बात का उनका विरोध करने के साथ साथ वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी जो थी वो डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र काशगम जो थी वो उनका साथ दे रही थी, और जो कि हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। डीएमके उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। चुनावी इतिहास में पहली यह घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि टोटल 9 ऐसे स्टेट्स थी जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। अगर हम मद्रास प्रांत को छोड़ दें तो 8 के 8 मतलब मद्रास प्रांत में से अकेला ऐसा प्रांत था, बाकी सभी 8 प्रांतों में जो थी वो गठबंधन सरकार बनी थी। और मद्रास प्रांत में पहली बार जो थी वो जो गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो बन पाई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आपने देखा किस तरह से लोकसभा के तो इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने
जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद जो थी वो इस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के हाथ से जो थी धीरे धीरे करके जो थी वो सत्ता जाती रही। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व के बाद जब 1971 का हमारा बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी खास करके कांग्रेस पार्टी को जो थी वो एक उसकी बुलंदी जो थी वो 7वें आसमान पे पहुंच गई थी और इंदिरा गांधी का कद जो था वो काफी ऊंचा उठ गया था। तो ये हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।